कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर हमारी बॉलीवुड मूवीज कोरोना पर बने तो उनके डायलॉग्स कैसे होंगे। शोले, ये मास्क मुझे दे दे ठाकुर। नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि रात से ज्यादा सैनिटाइज तुझे कोई नहीं कर सकता। दीवार, आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, मास्क है, इंश्योरेंस है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास कोरोना वैक्सीन है। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको मैंने पावर क्लास के बारे में बताया था जो हमारी नई सीरीज चालू हो चुकी है। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ एक पीडीएफ सेंड करी थी। उस पीडीएफ पर अगर आप क्लिक करेंगे, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट करेगी गूगल ड्राइव के अंदर और वहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी। उसमें होंगे 6 क्वेश्चंस जो हॉट से हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन क्वेश्चंस में फर्स्ट पेपर आपको मैंने सॉल्व करा दिया था, सेकंड पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। और ना भूलें ध्यान से कि हर लेक्चर के अंदर आपको नीचे पीडीएफ जरूर मिलेगी। तो 6 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम चैप्टर को डिवाइड करें 10 से 12 लेक्चर में तो आराम से 60-70 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आज के हमारे टॉपिक है, लास्ट क्लास हमने फिनिश करी थी रेजिस्टिविटी पर। पहले मैं थोड़ा सा भाषण दे दूं आपको फटाफट से कि एग्जैक्टली रेजिस्टिविटी बच्चों होता क्या है। देखिए मैंने आपको एग्जांपल लास्ट क्लास के एंड में भी दिया था कि अगर 2 भाई हैं, सपोज करो मैं और मेरा भाई हैं, हम दोनों एक ही मदर फादर के ऑफस्प्रिंग हैं, बच्चे हैं, हमारा डीएनए सेम होगा, हमारे अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम होंगी, हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी और इवन हम दोनों ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे और काफी सारे फीचर्स सेम होंगे। लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो वेरी करेंगे, जैसे कि हमारा कलर टोन, जैसे कि हमारा पॉसिबिलिटी है आंखों का कलर, जैसे कि पॉसिबिलिटी है हमारी स्किन का टेक्सचर। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो वेरी करेगी। आपको लास्ट क्लास में बताया गया था रेजिस्टेंस के बारे में, आपको बताया गया था रेजिस्टेंस के बारे में जो था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और जो था V इक्वल्स टू RI। और इसके बाद हमने निकाली थी ओम्स लॉ की डेरिवेशन जो कुछ इस तरीके से थी कि V इक्वल्स टू R। आपके पास हमने यहां पर निकाला था, अगर आपको याद हो R की वैल्यू हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व करी थी कि R इक्वल्स टू M अपॉन में NE स्क्वायर टो L अपॉन में A। ये आपके पास R था। तो यहां से अगर हम एक चीज के निष्कर्ष पर पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको अगर मैंने दिए 2 तार के टुकड़े, कितने तार के टुकड़े? 2 तार के टुकड़े। सपोज करो बच्चों उनकी लेंथ दोनों की सेम है, एक की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर। सपोज करो बच्चों उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, कहने का मतलब है उनकी मोटाई भी सेम है। अगर एक तार है सपोज करो कॉपर की और एक तार है सपोज करो चांदी की, सिल्वर की, तो हम कह सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि चांदी की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, चांदी आराम से करंट पास कराएगा या ज्यादा मात्रा में करंट पास कराएगा, और जबकि तांबा कॉपर एज कंपेयर टू सिल्वर वो कम मात्रा में करंट पास कराएगा। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं
क्या, रेजिस्टिविटी, जिसका टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। ये कुछ 3-4 टॉपिक हैं जो बड़े प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू से टॉपिक हैं, इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है बच्चों कि रेजिस्टिविटी एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए, अगर दो तार के टुकड़े हैं, उनकी लेंथ अगर सेम है, उनका एरिया अगर सेम है, तो भी हम बोल सकते हैं बच्चों कि उनकी रेजिस्टेंस वेरी करेगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर भी डिपेंड कर रही है। हम इनको कभी नहीं बोलेंगे, हम इनको कतई नहीं बोलेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। समझना बात को ध्यान से। क्या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सबके लिए सेम होगा? क्या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सभी मेटल्स के लिए सेम होगा? जी हाँ। अरे बेवकूफो, वो तो सेम होना ही है बच्चों, वो तो सेम होना ही है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कहीं पर भी आप चले जाओ, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो सेम होने ही वाला है, चाहे कितने भी डिफरेंट टाइप के मेटल्स हो। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, सही पकड़े हैं, वो भी सेम होगा। आने लगी बात ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो भी सेम होगा, चाहे कोई सा भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, व्हाटसोएवर। लेकिन n क्या था बच्चों आपके पास? n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने बोला था नंबर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो वेरी करेगी। हो सकता है आपने लेंथ और एरिया सेम ले लिया तो वॉल्यूम सेम हो गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डेफिनेटली वेरी करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होंगे, कॉपर के अंदर अलग हो गए, मैग्नीशियम में अलग हो गए, सिल्वर में अलग हो गए, सबके अंदर अलग अलग हो गए। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 हो गए, मैग्नीशियम की बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल भी वेरी करेंगे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वेरी करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो उसकी वैलेंसी है 2 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी वेरी करेगा और टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी वेरी करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू वेरी करेगी। और टॉ था लास्ट क्लास में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मैंने पीडीएफ का लिंक सेंड करा है, उस लिंक को टच करने के बाद आपको जो पीडीएफ निकल के आएगी, उसके लास्ट क्वेश्चन में आपको मिला था रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम की मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कि दो बार कोलिजन, दिस इज कोलिजन, दो बार कोलिजन के बीच में कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है विदाउट एनी कोलिजन, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो सभी के लिए रिलैक्सेशन टाइम बच्चों वेरी करेगा। सपोज करो एक बाजार ऐसा है जिसमें 500 लोग हैं, एक पतली सी गली में 500 लोग हैं और वो मूव कर रहे हैं, तो उनके टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर एक ऐसा बाजार है जिसमें रोड चौड़ी है, या उसी गली की अगर मैं बात करूं और केवल 5 लोग घूम रहे होंगे, तो उनके कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो टॉ जो है रिलैक्सेशन टाइम वो वेरी करता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी वेरी करता है। तो इसका मतलब मेटल टू मेटल, अगर हम सेम मेटल की बात करें बच्चों, तो वो वेरी नहीं करेगा। लेकिन मेटल टू मेटल, मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू सेमीकंडक्टर, वो वेरी करता रहेगा। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी हैव बीन प्रोवाइडेड। जो हमारे पास मिले हैं डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, उनकी नेचर, और वही नेचर है रेजिस्टिविटी, वही नेचर है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द लैटिस स्ट्रक्चर, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा वर्ड बोल रहा हूं, इन द अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द लैटिस स्ट्रक्चर एंड नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, कि कैसे एटम्स अरेंज हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराते हैं, कितने चांसेस, कितनी प्रोबेबिलिटी आती है टकराने की, कितना रिलैक्सेशन टाइम है, कितना घनापन है, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सब पे डिपेंड करती है कौन? रेजिस्टिविटी। और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी चेंज होगी, डेफिनेटली फॉर अ गिवन वायर, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस भी वेरी करेगी। तो यहां पर आप लोगों ने यही पढ़ा था ओम्स लॉ में, लास्ट क्लास के अंदर। ओम्स लॉ के अंदर बच्चों आपने क्या पढ़ा था कि जो आपका वायर होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। टेम्परेचर चेंज करने पर, तो हमारा यहाँ पर ध्यान से देखना, टेम्परेचर चेंज करने पर, ये आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि टेम्परेचर चेंज करने पर हमारा बेसिकली बच्चों क्या चेंज होता है?
बिल्कुल सही कहा आपने, एन और टॉ चेंज होता है क्योंकि ई और एम तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम ये दोनों वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी बेसिक हमारा टॉपिक जो था वो था रेजिस्टिविटी। हमारा टॉपिक जो था बच्चों वो था रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का मतलब यही हुआ, ये क्या है, एक नेचर ऑफ द मटेरियल है। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी वेरी कर सकती है, ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करेगी। एक ही मेटल, अगर आपको मैं दो तार के टुकड़े दे दूं, एक तार के टुकड़े की लंबाई 3 है, दूसरे की भी 3 है, एरिया भी दोनों का सेम है, फिर भी उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। टेम्परेचर हम जैसे जैसे वेरी करेंगे तो रेजिस्टिविटी वेरी करेगी। तो रेजिस्टिविटी को हम बेसिकली दिखाते किसे हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये आपके पास रेजिस्टिविटी है, इसको हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल। और इसकी यूनिट क्या निकल के आई, अगर आप लोग यूनिट भूल जाते हैं, आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप फटाफट इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। R इक्वल्स टू क्या हो गया, ये है रो L अपॉन में A। आपको मैं बता देता हूं इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। कैसे निकालेंगे, आप एग्जाम में आता है और आप भूल जाते हैं तो R A क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां चला गया, L आ गया नीचे, रेजिस्टेंस की यूनिट आपने पढ़ी थी ओम, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, लेंथ की हो गई मीटर, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बन गया ओम मीटर। तो ये बच्चों आपके पास निकल के आई किस चीज की यूनिट, ये निकल के आई रेजिस्टिविटी की यूनिट। और रेजिस्टिविटी को हम डिनोट किससे करते हैं, रो से। ये है रेजिस्टिविटी का सिंबल जिसको हम बोलते हैं रो। ये वो वाला रो नहीं है बच्चों, ये RHO, रोना बुरी बात है, आप बड़े बच्चे हो चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास करंट डेंसिटी, देखते हैं वो क्या है। करंट डेंसिटी देखिए बच्चों, करंट डेंसिटी क्या मतलब वो बच्चों, करंट डेंसिटी का सबसे पहले ध्यान रखना, करंट डेंसिटी J से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द ratio of current flowing and cross sectional area of the wire। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, तो हम कह सकते हैं J बराबर करंट अपॉन में एरिया। बच्चों आपको अगर याद हो, करंट का फॉर्मूला मैंने आपके दोस्त का नाम बताया था नावेद, तो NAVE और यहां पर लग जाएगा D। इस तरीके से आपको मैंने ऐसे बताया था, नावेद का मतलब E यहां पर लगा दो, D यहां लगा दो, तो वो नावेद बन जाएगा। अब हम जब लिख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली लिखेंगे इस तरीके से, नीचे है एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो J की वैल्यू आपके पास बचेगी NEVD, जहां पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और VD की वैल्यू क्या हो गई, जी हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा NEVD, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, तो आपके पास यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये ऊपर है, एरिया नीचे है, तो ये बनेगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो ये दिखाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया पर हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे एरिया बढ़ जाएगा करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे एरिया कम हो जाएगा करंट डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट एक वायर में मूव करते हुए करंट पूरी वायर में कांस्टेंट होता है, तो एरिया अगर फ्लो करेगा ज्यादा मोटी तार में तो डेंसिटी हो जाएगी कम। भाई सपोज करो एक मेरे पास छोटा सा कमरा है और उस कमरे में मैं 20 बच्चे बैठाऊं,
और उसी कमरे में दूसरी कंडीशन में मैं 200 बच्चे बैठाऊं, तो ऑब्वियसली आप समझते हो कि 200 बच्चे जब बैठ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनापन बढ़ जाएगा। एक खोपड़ी की अगर हम बात करें, एक टाट की अगर हम बात करें, एक टाट की अगर हम बात करें, उसमें केवल 2 बाल हैं तो हम बोलेंगे बाल बाल बच गए, और उसमें 2 लाख बाल हैं तो काफी सारे बाल बच गए। तो जब बहुत सारे बाल बच जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर केवल बाल बाल बचेंगे तो डेफिनेटली डेंसिटी बहुत कम होगी। तो ये था हमारा टॉपिक करंट डेंसिटी का। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब बेसिकली हुआ क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टेंस का उल्टा होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का उल्टा होगा कंडक्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कहलाता है कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, जी से, और इसका फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है यानी कि 1/r। आपको याद होगा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुआ करती थी, ओम, तो जी की यूनिट क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स। या इसको याद करो, इसका सिंबल था OHM, इसका जो वर्ड था वो था OHM। इसको हम जब उल्टा कर देंगे तो इसकी दूसरी यूनिट क्या बनेगी, मोह। ये वो वाला मोह नहीं जब तुम्हारी लड़ाई होती तुम बोलते हो तेरा मुंह मुंह तोड़ देंगे, ये वो वाली मोह नहीं है, ये बेसिकली MHO है, या तो ओम इनवर्स या मोह। ये एक दूसरा इसका वर्ड है जिसको हम बोलते हैं साइमन। तो ये था आपके पास कंडक्टेंस, जो बेसिकली केवल ये दिखाता है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इट अलाउ टू कंडक्ट। कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ प्रतिरोध, कितना रुकावट है। कंडक्टेंस का मतलब है अलाउ, अनुमति, कितना वो परमिट कर रहा है, कितना वो परमिशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब हुआ रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ऑब्वियसली उतनी कम कंडक्टेंस होगी, और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होगी। इज इट क्लियर। तो ये था आपके पास कंडक्टेंस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। बिल्कुल इसी की तरह हमारे पास आता है अगला वर्ड जिसका नाम है कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस एंस, ये किसका रेसिप्रोकल था बच्चों, रेजिस्टेंस का। कंडक्टिविटी किसकी रेसिप्रोकल आएगी, रेजिस्टिविटी की। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये किसकी रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और सिग्मा का सिंबल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1/ρ। आप याद करो रो की यूनिट थी ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पर ओम पर मीटर। या फिर याद करो पर ओम को हमने क्या बोला, मोह, तो ये बन जाएगा मोह पर मीटर। या मोह को हमने साइमन भी बोला तो ये बन जाएगा साइमन पर मीटर। ये आपके पास निकल के आई कंडक्टिविटी की यूनिट। तो कंडक्टिविटी की यूनिट का मतलब यही हुआ कि जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उतनी कंडक्टिविटी कम होगी, जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतनी ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये था आपका टॉपिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो करंट है, जो ओम्स लॉ है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ध्यान से समझना मेरी बात को कि करंट या ओम्स लॉ, करंट को या ओम्स लॉ को हम फाइंड आउट करेंगे किसके अंदर, वेक्टर फॉर्म में। आपको मैंने लास्ट क्लास में बच्चों बताया था
कि करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वो साथ में वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, क्योंकि उसके पास एक निश्चित दिशा है, उसके पास एक गिवन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब वो डायरेक्टली ऐड हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्केलर लॉज, यानी कि अकॉर्डिंग टू वो वेक्टर लॉज ऐड नहीं होता है। तो यहां पर अगर हम बोलें कि वो स्केलर रूल्स को भी फॉलो कर रहा है और वो वेक्टर रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम उसको कह सकते हैं कि वो स्केलर और वेक्टर दोनों हैं। इसीलिए उसके लिए एक नया शब्द यूज करते हैं, नाम होता है टेंसर। तो आपने जो पढ़ा था v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आपके पास ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। बहुत रेयरली ही कोई टीचर ये पढ़ाता है, तो आपको ध्यान से देख लेना प्लीज इसको कि क्या होती है ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए बच्चों, आपको पता है कि हमारा जो करंट की फॉर्म में अभी तक एक ऐसा शब्द निकल के आया जो वेक्टर था, वो क्या था, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था, करंट डेंसिटी। तो यहां पर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जे आप लोगों ने पढ़ा था आई अपॉन में ए। जे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आई अपॉन में ए। जे आई की वैल्यू क्या थी, एन ई ए वी डी, मेरे दोस्त नावेद का नाम, एन ई। बात करते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पिछली कुछ क्लासेस को आप देखिएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास था ई टॉ अपॉन में एम, ई टॉ अपॉन में एम। तो यहां पर हम यही पुट करने वाले हैं, ई टॉ अपॉन में एम। तो ये बन गया आपके पास एन, ई की ई में मल्टीप्लाई करी ई स्क्वायर, और साथ में आपके पास आ गया टॉ अपॉन में एम, और ये आ गया ई। आपको अगर याद हो कि एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन में एम, ये फॉर्मूला था आपके पास रेजिस्टिविटी का, ये आपके पास फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी का, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। बच्चों ये गलत था फॉर्मूला, थोड़ा सा अटेंटिव होके बात करा करो, ये वाला फॉर्मूला नहीं था रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा था, क्या, रो बराबर था m अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ। ये था आपके पास किसका फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का, m अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ, ना कि ये था। थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो क्लास के अंदर। तो ये आपके पास फॉर्मूला था। अब देखिए एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम आ रहा है, जबकि हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था m अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ। तो अगर मैं इसको पलट दूं, क्या कर दूं, इसको 1 अपॉन में रो कर दूं, तो ये हमारे पास बन जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन में m, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन में m। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, 1 बाय रो मींस रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ये बन जाएगा J बराबर 1 अपॉन में रो साथ में E। और आपको याद होगा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या था, आपने अभी अभी पढ़ा है 5 मिनट पहले, वो था कंडक्टिविटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, J इक्वल्स टू सिग्मा E। यही है आपके पास करंट का, सॉरी, यही है आपके पास ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अगर मैं दोनों तरफ वेक्टर लगा दूं तो ये बात गलत नहीं होगी, सिग्मा ई और यहां पर भी सिग्मा ई। तो ये आपके पास निकल के आया ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक, जो होगा किस तरीके से डिपेंड करता है, किस तरीके से डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आपको मैंने बताया टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। आपने ओम्स लॉ में भी डेफिनेशन पढ़ी थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा किस चीज का, जी हाँ, कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा टेम्परेचर पर, रेजिस्टेंस का, और टेम्परेचर के ऊपर वेरी करती है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों। फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस पीडीएफ। ये मुझे याद है यही वाले क्वेश्चंस थे, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 3 क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका,
फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ। याद रखो, आपको मैंने बताया था रेजिस्टिविटी का बच्चों एक नाम और याद रखना, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक विशिष्ट, जो बदलती नहीं है। सपोज करो मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो मेरे अंदर नंबर ऑफ बोन्स कांस्टेंट रही। वो वाला कंसेप्ट मत लगाना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर मोर देन 300 बोन्स होती हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के अंदर बोन्स की संख्या कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमारी एज वेरी करती है तो क्या उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी, क्या उसके हिसाब से नंबर ऑफ बोन्स वेरी करती है? जी नहीं। यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि जैसे 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 तार को मैं लंबा, पतला, मोटा, चौड़ा करता जाऊंगा, क्या रेजिस्टिविटी वेरी करेगी? जी नहीं, रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करेगी। तो यहां पर यही है, अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, कि अगर मैंने एक तार को गलाकर या पिघलाकर या गर्म करके खींचता चला गया, उसकी तार की लंबाई को मैंने बढ़ा दिया, तो उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा? तो आप बच्चों याद रखना, उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, रेजिस्टेंस पर असर पड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस के अंदर, लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ ए कंडक्टर ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करो बच्चों ये कंडक्टर है, ये ऐसे लगा दिया। आपको याद हो मैंने बताया था कि अगर हम बैटरी से इसको डिसकनेक्ट रखें, बैटरी से अगर इसको हम कनेक्ट नहीं करें तो भी इलेक्ट्रॉन्स में एक वेलोसिटी होगी जिसका नाम क्या होगा? थर्मल वेलोसिटीज। और वो थर्मल वेलोसिटी बड़ी रैंडम होती है। रैंडम का मतलब क्या हो गया? वो इधर उधर मूव तो करती है लेकिन उसकी वजह से करंट क्रिएट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये एक चौराहे पर अगर 100 महिलाएं खड़ी हैं, 25-25 चारों दिशाओं में चली गई, तो हम बोलेंगे भीड़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसकी वजह से इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां पर वो यही कह रहा है कि अगर मैंने यहां पर पहले मेरी बात सुनो, एक बैटरी लगा दी तो सारे इलेक्ट्रॉन जो भागेंगे वो इस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन जैसे ही यहां पर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर इनके अंदर रैंडम मोशन क्रिएट करेगा। रैंडम मोशन, टेम्परेचर ऐसा थोड़ी ना बोलेगा भैया आओ और सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाओ, या भैया आओ और सारे नेगेटिव प्लेट की तरफ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? वो उनके अंदर क्रिएट होगा एक रैंडम मोशन, और जब रैंडम मोशन क्रिएट होगा तो वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हुआ ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, लेकिन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? रैंडम मोशन। तो यहां पर आपसे यही पूछा गया है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, उसमें क्या असर पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में? तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी, क्योंकि उनमें रैंडम मोशन क्रिएट होगा। अगर सारे के सारे हम भाई लोग इस तरफ भाग रहे हैं, अचानक कुछ ऐसा चीज हमें रास्ते में नजर आ गई, किसी की सहेली नजर आ गई, तो होगा क्या? बेसिकली सब लोग स्कैटर कर जाएंगे, हो सकता है बिखर जाएं, या फिर हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो डिस्ट्रैक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली स्पीड इंक्रीज करेगी, लेकिन रैंडम मोशन अगर है तो डिस्ट्रैक्शन उसकी वेलोसिटी को घटा देगा। अगला है बच्चों आपके पास, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो तारे हैं बराबर लंबाई की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ध्यान से देख लेना। दो तारे हैं बराबर लंबाई की, एक है कॉपर एक है मैग्नेनिन, हैव द सेम रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टेंस अगर सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर और रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेनिन दोनों सेम है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो एल अपॉन में ए, यहां पर भी रो एल अपॉन में ए, लेकिन कॉपर के लिए हम लगाएंगे सी सी और सी, मैग्नेनिन के लिए लगाएंगे एम एम एम। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया दोनों की लेंथ सेम है। लेंथ सेम होने का मतलब है आप यहां पर सी और एम नहीं लगाओगे और ये फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगी। रो सी, ये रो एम नीचे आ गया, AC क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया और AM नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? रो सी ऊपर है, AC ऊपर है, रो एम नीचे है, AM नीचे। तो हम कह सकते हैं रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही तार मोटी होगी।
आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एलोइज होते हैं, एलोइज का मतलब होता है बच्चों मिश्र धातु, दो धातु, तीन धातु, धातु, अधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, बहुत सारी चीजों को मिलकर मिक्स करके होमोजीनियस फॉर्म में बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एलोइज। तो एलोइज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, जिसकी वो बनी होती है। सपोज करो अगर मैं बात करूं ब्रास की, तो ब्रास कॉपर और जिंक का बना हुआ है, कॉपर से भी ज्यादा होती है ब्रास की रेजिस्टिविटी और जिंक से भी ज्यादा होती है ब्रास की रेजिस्टिविटी। तो हम यहां पर बोलेंगे मैग्नेनिन, क्योंकि एक एलोय है, इसकी वजह से हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेनिन इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो एरिया इज ऑफ मैग्नेनिन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर, और हम बोलेंगे कि मैग्नेनिन इज थिकर देन कॉपर। मैग्नेनिन जो है वो कॉपर से थिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, आपको बोला हुआ ड्रिफ्ट स्पीड बड़ी छोटी होती है मिलीमीटर्स पर सेकंड में, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई की वैल्यू वो भी बड़ी छोटी होती है, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। तो हम करंट कैसा ज्यादा बड़ा पा लेते हैं। देखो आई का फॉर्मूला क्या था, मेरा दोस्त नावेद, ए की वैल्यू तो आमतौर पर छोटी होती है, तारे जो होती है वो बड़ी पतली पतली होती हैं, ए स्मॉल हो गया, वी स्मॉल हो गया, ई स्मॉल हो गया। आपको ये बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, ई की वैल्यू बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, लेकिन एन के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। एन की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 29। सही सुना है, एक बार कान को दोबारा से हिलाओ, 10 की पावर 29 तक इतनी ज्यादा होती है। तो जब इतनी बड़ी वैल्यू होगी तो करंट हमें बड़े मिलेंगे छोटे मिलेंगे? ऑफ कोर्स बच्चों, करंट हमें बहुत बड़े मैग्नीट्यूड वाले मिलेंगे। तो इसका मतलब जो बड़े बड़े करंट होते हैं, जो हाई वैल्यू करंट होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उनका रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? नो। अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल लगाते हैं, उस समय से पहले, पोटेंशियल लगाने से पहले वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। आपको बोला डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? क्या सारे के सारे एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं? जब हम पोटेंशियल लगाते हैं जस्ट उससे पहले, जब हम पोटेंशियल लगाते हैं जस्ट उससे पहले ऐसा होता है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब सपोज करो मैंने पोटेंशियल लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सही, लेकिन स्टिल इलेक्ट्रॉन में अगर ज्यादा वेलोसिटी है, ज्यादा पावर है, तो वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हाँ स्पीड लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब स्पीड 0 हो जाती है, अब वो इस तरफ अट्रैक्ट होना चालू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं। जब हम तुरंत पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा नो। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जब हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, एक तो हो गया प्रेजेंस, एक हो गया एब्सेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया पोटेंशियल या फिर बैटरी। बैटरी लगाने से पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स लीनियर डायरेक्शन में होते हैं। लीनियर का मतलब क्या हो गया? वो सीधे सीधे चले जा रहे हैं, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, सीधे सीधे चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी लगा दी, जैसे ही पोटेंशियल लगा दिया, अब सपोज करो अगर एक ऐसे जा रहा था, अचानक वो एकदम सीधा जाना चालू कर देगा, या एक नीचे जा रहा था, अचानक वो एकदम इस तरफ जाना चालू कर देगा, क्योंकि इस तरफ लगी हुई है पॉजिटिव बैटरी। अचानक कह दो या कुछ लिटिल बिट समय के बाद कह दो, आधा सेकंड या मिली सेकेंड्स के अंदर, लेकिन ऐसा डेफिनेटली होगा कि वो फोर्स फील करेगा। बैटरी लगाने से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वो फोर्स फील करेगा, और फोर्स फील करने का मतलब है वो एक्सिलरेट होगा, डी एक्सिलरेट होगा, रिटार्ड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं उसका पाथ लीनियर नहीं रहेगा, उसका पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। उसका पाथ कैसा हो जाएगा? कर्व्ड। उसका पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट नहीं रहेगा। स्ट्रेट रहता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कर्व्ड। तो ये थे आज के आपके 6 क्वेश्चन। क्लास पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय। आज की क्लास में भी
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करना और आप सीधा पीडीएफ पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय।